ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम रे हेताड़ू श्रोतावा ने मारा घना न घना राम राम। राम राम सा, राम राम, रामी राम, राम राम भाई, राम राम। देखो सा आपा भारत जिसे महान देशरा वासी हाँ, इन बात पर आपा सभी गर्व करा हानी। हाँ तो आपा जाना ही हाँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जठेरी 75% जनसंख्या खेती और पशुपालन पर निर्भर रहे है। आपने पशुपाल कर जीवन में पशुपालन एक ऐसो व्यवसाय बन चुक्यो है कि जिरी लगभग 4.11% GDP भारत री अर्थव्यवस्था री मुख्य स्रोत है। इन्हें देखते हुए एक छोटो किसान जो कि आप रे जीवन काल में केवल 203 पशु खरीद पावे है और बिरे ही प्रजननु वो आप रे दुधारू पशुओं को झुंड बनावे है, जो कि किसान के दिन प्रतिदिन की जरूरता ने पूरो करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करे है कि कोनी। हाँ तो इन्हीं कारण एक श्रेष्ठ दुधारू पशु ने खरीदनो एक किसान की आय और भारतवर्ष री GDP को बढ़ाने को एक महत्वपूर्ण तरीको है। तो भाई आप रे दुधारू पशुओं की देखभाल आपने सही तरीके करनी है। एक बात और हाँ, चोखी नस्ल और अधिक दूध देवन वाले पशुओं के लिए सरकार ने चोखी नस्ल के पशुओं को संरक्षण और संवर्धन करने की पहल भी कर दी है। हाँ तो आपा ने भी ये पहल रो स्वागत करनो है सा। देखो कहवे है नी, दोनों हाथ मिलाई धुपे है। हाँ तो आ ही मोटी मोटी पर कामरी बात। अबे आवा आपा मुख्य बात पर। तो भाई आज मुख्य बात यानी ऊंटारी बाता में बातचीत रो विषय है ऊंटों एवं अन्य पशुओं में नस्ल सुधार एवं इसु लाभ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है श्रोताओं। और देखो सा स्टूडियो में पधार गया है डॉक्टर आशीष चोपड़ा साहब। हाँ आप सीनियर साइंटिस्ट CSWRI हो यानी भेड़ पालन सु जुड़ोड़ा हो। तो भाई डॉक्टर साहब घणे मानसु आपरो स्वागत है सा। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। राम राम डॉक्टर साहब। राम 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 साहब। राम राम डॉक्टर साहब क्या हो आप, कहीं हाल चाल है आप? बस एकदम बढ़िया। आज मौको मिल गया सारे ऊंट पालकों से पशु पालकों से बात करने का, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। अरे वाह डॉक्टर साहब, देखो नहीं मैं लोग भी आप लोगों से मिल लिया हाँ और माने भी पतो लागसी कि भाई जो आज रो मुख्य विषय है कि ऊंटा एवं अन्य पशुओं में नस्ल सुधार किया हो सके और इसु आप कई लाभ ले सका हाँ। मैं लोग भी बड़ा खुश हो सा ये जानकारी ने ले। ठीक है जी। तो भाई आपा अब शुरू करा महत्व बातचीत। हाँ जी करे हाँ। जी। तो देखो सा आज अपनो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर साहब आपा पशु पालने की बात करा या ऊंट पालन की बात करा, दोनों माए नस्ल सुधार की जरूरत क्या भी पड़े और इरो महत्व कहीं है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन ये आपने तो बहुत ही बढ़िया पूछा। हाँ सर। मैं बताना चाहूँगा क्योंकि हम लोग राजस्थान में भी रह रहे हैं तो पशुपालन की पूरे भारत के मुकाबले हमारे राजस्थान के अंदर महत्वता और बढ़ जाती है। अच्छा। क्योंकि शुष्क क्षेत्र है ये और यहाँ पर अकाल बार बार पड़ते रहते हैं। बाकी देश की तरह सिर्फ खेती पर हम लोग आधारित नहीं रह सकते, मिश्रित खेती करनी ही पड़ेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ के किसान उतना परेशान नहीं होते जब अकाल पड़ता है तो, क्योंकि अकाल पड़ता है तो वो अपने पशुपालन से अपनी रोजी रोटी किसी तरह भी समय निकाल लेते हैं। हाँ डॉक्टर साहब। तो पशुपालन का महत्व हमारे शुष्क पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत ही ज्यादा है। और जैसा कि हम हमेशा कि मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने भी जरूर बताया होगा कि पशुपालन के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। अगर आप देखो तो सबसे पहला एक मुख्य स्तंभ होता है खान पान का, उसकी खिलाई पिलाई कैसे कर रहे हो, क्योंकि 70% पैसा पशुपालक भाइयों का उसी के अंदर लग जाता है। हाँ, किसी भी जानवर को पालते समय।
तो उसके अलावा है स्वास्थ्य प्रबंधन, हम बीमारियों की रोकथाम कैसे करें, मतलब बीमारियां आने ही ना दें, और अगर बीमारी आ जाए तो फिर उसका कैसे उपचार करें कि भी हमारे पशु भी बचे रहें और किसान की जेब पर भी भारी ना पड़े, पूरे साल ऐसा काम करते रहें। तो वो स्वास्थ्य प्रबंधन दूसरा स्तंभ आता है। बिल्कुल सर। तीसरा स्तंभ आता है रख रखाव का। रख रखाव रखना बहुत ही जरूरी है कि आज पशु कैसी जगह पर रह रहा है, नुकीली जगह तो नहीं है, हवादार है, उसको पूरा जानवर अपने कंफर्टेबल खुश रह रहा है कि नहीं रह रहा है। क्योंकि अगर पशु खुश होगा तो वो उत्पादन ज्यादा देगा, और उत्पादन ज्यादा देगा तो पशुपालकों को, हमारे ऊंट पालकों को, सबको फायदा होगा। ये 3 स्तंभ तो मैंने आपको बता दिए, और जो चौथा जिन पे ये तीनों स्तंभ टिके हुए हैं वो हमारा सबसे मुख्य स्तंभ जो है वो ही आता है नस्ल सुधार। नस्ल सुधार। अगर आपने अपने पास अगर उपयुक्त नस्ल, मैं बेस्ट नस्ल को नहीं कहूंगा क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग नस्ल बेस्ट होती है, तो अगर आपने नस्ल अगर अच्छी नहीं रखी तो आप उसको कितना भी खिला लेंगे, उसका अगर उसकी ब्योंत ही नहीं होगी जानवर की तो वो उस अपने प्रोडक्शन लेवल तक नहीं आ पाएगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपनी नस्ल को चयन करते समय पूरा सावधानी पूर्वक, जिसमें सारे नस्लों के गुण हो, ऐसे पशुओं को रख करके चयन करना है, और फिर उसके साथ अपने कार्यक्रम को बढ़ाना है जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। वाह डॉक्टर साहब, वाह, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बताई। नस्ल सुधार की जरूरत बहुत जरूरी है, और पशुपालक भाई और बहनिया ने पशुपालन करता थका या पशु खरीदता थका नस्ला को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ जी हाँ। तो देखो डॉक्टर साहब, आपनो कार्यक्रम है ऊँटारी बाता है नी, तो ऊँटा माते आपा अब आपरी बात केंद्रित करा। क्यों? तो ऊँटा की मुख्य नस्ला कौन कौन सी है डॉक्टर साहब, और इयारी विशिष्ट पहचान कहीं कहीं है? हाँ जी, ये भी अब साथ में जुड़ा हुआ ही प्रश्न आपने पूछा। भारत सरकार ने अभी तक जो ऊँटों में, आप तो सारे ऊँट पालक भाई जानते ही हैं कि ऊँटों की नस्लें लगभग, ऊँट जो हैं हमारे राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब, हरियाणा में, इसी एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा 95% ऊँट यहीं पाए जाते हैं। बाकी देश के अंदर ऊँट उतने नहीं हैं। अच्छा। तो जितनी भी नस्लें हमारे यहाँ पाई जाती हैं लगभग सारी राजस्थान के अंदर है। मैं 9 नस्लें अभी तक भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज करी है, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का करनाल के अंदर केंद्र है, जो कि हर नस्ल का रजिस्ट्रेशन करता है। तो ये 9 नस्लें कुल मिलाकर के हैं। मैं सारी नस्लों के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, और हमारे राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, या फिर हमारे उदयपुर क्षेत्र के पहाड़ी राजस्थान की नस्लों के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप लोग नस्ल को पहचान सकें और उसी हिसाब से फिर अपने क्षेत्र के हिसाब से उसका पालन कर सकें। वाह डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी है बात। इस सिलसिले में जैसे कि हम लोग बीकानेर, सबसे पहले जो कैमल, एनआरसी कैमल के अंदर भी रखी हुई है, एक नस्ल होती है बीकानेरी नस्ल। ठीक है सर। बीकानेरी नस्ल का पहचान क्या है? ये गहरा भूरे रंग की होती है, इतना गहरा हो जाता है कि लालिमा तक उसके पूरे आ जाती है। बाकी नस्लों के मुकाबले इसका रंग काफ़ी गहरा होता है। ये बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अपने इधर के पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये नस्ल फैली हुई है। अच्छा। इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये नस्ल सबसे भारी नस्ल होती है। अच्छा। इस नस्ल की खासियत है ये है कि इसमें सवारी करने के लिए, भार खींचने के लिए, ऊंट गाड़ा बांधने के लिए ये नस्ल बहुत ही अच्छी पाई जाती है। इस नस्ल की पहचान, इसके अलावा 2 कुदरत ने इसको और कैरेक्टर दिए हैं जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। एक तो इसके आंखों के आगे ऊपर की तरफ गहरा गड्ढा बनता है। अच्छा। उस गड्ढे को स्टॉप बोलते हैं। वो इसी नस्ल की पहचान है, बाकी नस्लों में नहीं है। बात को नहीं। दूसरी इसकी खासियत है कि इसकी आंखों पे बहुत ज्यादा बाल पाए जाते हैं, इतने, उसको झींपरा बोलते हैं। झींपरा। हाँ, तो ये झींपरा और स्टॉप 2 ऐसी पहचान है। इस नस्ल का पालन किया जाता है वही ड्राफ्टेबिलिटी के लिए, और साथ ही साथ जैसे कि आजकल ऊंट पालन में दूध की महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये 3.5 से 4 किलो दूध भी दे देती है। तो इसकी ऊँटनी तो पहली नस्ल है हमारी बीकानेरी। साथ में ही जैसा कि राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान टूरिज्म के लिए जो कि फेमस है, जैसलमेर क्षेत्र के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली एक और नस्ल है जैसलमेरी। इसका रंग हल्का भूरा होता है, बीकानेरी जितना गहरा नहीं होता। स्टॉप और झींपरा इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं।
ये भी सवारी के लिए और पशुओं की रेस जो होती है, ऊँटों की रेस के लिए, ये क्योंकि टूरिज्म की नस्ल हो गई, इसलिए इसकी पहचान एक और भी है कि इसकी टांगे जो होती हैं वो एकदम लंबी होती हैं और पतली होती हैं। ठीक है सर। पतली पतली लंबी टांगों वाली टूरिज्म के लिए जो नस्ल है वो है जैसलमेरी। जैसलमेर क्षेत्र के लोग इसको पालते हैं। दूध इसका भी 3.5-4 लीटर के करीब आ जाता है। वाह सर। इसके अलावा एक और नस्ल है, नस्ल तो गुजरात की है, कच्छी नस्ल का नाम है। ये गुजरात क्षेत्र में कच्छ और बनासकांठा एरिया के अंदर मिलती है। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, इसको कई वर्ष पहले इस नस्ल को बीकानेर लेकर के आ गया था और उस तब से इसका पालन यहाँ बीकानेर में भी हो रहा है। और इस कच्ची नस्ल की खासियत है कि ये लगभग सभी वातावरण के अंदर अपने आप को धीरे धीरे ढाल लेती है। इसकी भी कई खासियत हैं। इसका रंग लगभग गहरा भूरा होता है। साइज में ये बीकानेरी और जैसलमेरी से थोड़ी छोटी होती है। इसकी पिछली टांगे जो होती हैं वो थोड़ी भारी होती हैं। अच्छा। और इसका निचला जबड़ा जो होता है वो लटका हुआ रहता है, इतना लटका हुआ रहता है कि बीच के 2 से 3 दांत इसके दिखाई देते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब। और इस नस्ल की आज के परिवेश में बहुत ही अधिक महत्व बढ़ गई है, क्योंकि ऊंट का पालन आजकल दूध के लिए ज़्यादा किया जा रहा है। दूध के अलग अलग उत्पाद बन रहे हैं, नए नए नवाचार हो रहे हैं, बहुत ही लोगों के अंदर रुझान बढ़ रहा है, साथ ही साथ इसका एंटरप्रेन्योर भी बढ़ रहा है। तो दूध की डिमांड देखते हुए ये दूध के लिए सबसे बेस्ट नस्ल मानी जाती है। हाँ, इसका जो दूध है एवरेज भी 5 से 6 लीटर आ जाता है एक दिन का। और अगर नस्लें मतलब कि अच्छी नस्ल में और सुधार करो तो 10-10, 12-12 लीटर एक दिन में ये दूध दे देती है। एक नस्ल ऐसे ही दूध के लिए हमारे इधर उदयपुर, चित्तौड़ पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसको मेवाड़ी नस्ल बोलते हैं। ये मेवाड़ी नस्ल की पहचान ये है कि एक तो इसका रंग जो है बाकी नस्लों के मुकाबले हल्का होता है। इतना हल्का होता है कि कई बार दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे सफेद कलर का ऊंट आ रहा हो। हाँ, डॉक्टर साहब। और दूसरा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर चलती है तो वहां पे इसका जो पैर के जो फुट पैड हैं वो उतने सॉफ्ट नहीं होते, रेत जैसे, थोड़े पथरीली जमीन पे चलने के लिए सख्त हो जाते हैं। दूध देने के लिए कच्ची नस्ल के बाद बढ़िया नस्ल यही मानी जाती है, मेवाड़ी नस्ल। तो कच्ची और मेवाड़ी 2 नस्लें हमारी दूध उत्पादन के लिए हो गई। इसके अलावा कुछ नस्लें और हैं, जैसे कि मारवाड़ी नस्ल है। ये पाली, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है और ये कृषि कार्य के लिए और काट को खींचने के लिए बहुत ही उपयुक्त नस्ल होती है। जालोरी नस्ल एक और है जो कि हमारी अभी नई पहचान की गई है। ये जालोर और सिरोही जिले के अंदर पाई जाती है और मारवाड़ी और जैसलमेरी इन 2 नस्लों के मिश्रण से ही बनी हुई है। ये भी सवारी और भार ढोने के लिए है। दूध भी इसका 4 से 5 किलो आ जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के क्षेत्र की एक नस्ल है जो कि उधर ही उदयपुर और उधर बॉर्डर एरिया के अंदर पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ठीक है सर। माथा इसका कॉन्वेक्स टाइप का होता है। मालवी नस्ल इसका नाम दिया गया है। 4 से 5 लीटर दूध देती है। नई नस्ल एक जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में ऊंट पालकों के कहीं कहीं जगह सर्वे हुआ होगा, टीम आई होगी। अभी आपके क्षेत्र की एक और नई नस्ल है जो कि अपनी पहचान बनाती जा रही है, वो है सिंधी नस्ल। सिंधी नस्ल भी जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती है और इसकी खासियत ये है कि इसका भी दूध 5 से 6 लीटर प्रतिदिन पाया गया है। वाह डॉक्टर साहब। तो आपके जैसलमेर क्षेत्र के अंदर जहाँ टूरिज्म का भी स्कोप है और दूध का भी बहुत स्कोप है, बड़े बड़े आप लोग टोले रखते हो, तो मेरा ये निवेदन है कि आप जैसे सिंधी नस्ल की तरफ शिफ्ट हो जाओ तो आपका दूध का उत्पादन भी बढ़ने लग जाएगा और बाकी जो आप आमदनी आती है वो तो आ ही जाएगी। हो जासी। एक और नस्ल है जो कि खराई नस्ल है। ये कच्छ क्षेत्र के अंदर ये एक अपने आप में नई विशिष्ट नस्ल है। ये कच्छ, भरूच, बड़ौदा, गुजरात क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। लेकिन मैं ऊंट पालकों भाइयों को वैसे ही जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये एक ऐसी नस्ल है जो समुद्र में तैर सकती है, समुद्री वनस्पतियों को खा करके अपना जीवन यापन कर सकती है। कुदरत ने देखो कैसा गुण दिया है ऊंट को। राजस्थान में आया तो इसके हिसाब से हो गया, समुद्र में गया तो समुद्र के हिसाब से पलने लगे। तो ये मोटी मोटी हमारी नस्लें हैं। तो दूध के लिए जैसे कि कच्ची, मेवाड़ी और सिंधी नस्ल
आज के काम में डेट ले में सका। हमें ले सकते वाह हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही मैं तो बात आप बताई कि इतनी सारी नस्लें हैं जो कि आप एको चयन कर सका हाँ और विशिष्ट पहचान कही है। आ भी बात आप माँ लोगों ने समझाई कि भाई जो कच्छी नस्ल है, मेवाड़ी नस्ल है, सिंधी नस्ल है, आके जो ऊँटनियाँ हैं दूध ज्यादा देवे और आप इरी नस्ल री खरीदारी कर सको हो, ई नस्ल ने राख सको हो। जी। भाई देखो डॉक्टर साहब, कई पशुपालक भाई और बहने मालोगा सु मिले है और पूछे भी है कि भाई अगली बार डॉक्टर साहब आई तो बहुत सारा प्रश्न मालोगरा भी पूछा। तो एक प्रश्न जो अबार आपा नस्ला की बात करा हाँ, तो भाई एक बहन मासू पूछती कि नस्ला को चयन आपा किन आधार पर करा? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी।
नस्ल का चयन करना, जैसा कि शुरुआत में आपके पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि भाई चारों पायों में सबसे मुख्य पाया नस्ल का ही है। अगर आपने नस्ल पलटी कर दी, नस्ल गलत कर दी, तो आप उसके बाद उतना लाभ नहीं कमा सकते जितना कि आपका बनता है। नस्ल पालते समय हमें 2 चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। नस्लें कोई किसी वैज्ञानिक की बनाई हुई नहीं है ऊँट पालक भाइयों, ये आप लोगों ने ही बरसों से इसका पालन पोषण अपनी ज़रूरत के हिसाब से किया और करते करते सदियों से ऊँटों को पालते पालते ये अलग अलग नस्लें तैयार हो गई। जो नस्ल जिस क्षेत्र में पाई जाती है वो उस क्षेत्र की सबसे उपयुक्त नस्ल होती है। आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। चयन करने के लिए 2 मुख्य आधार हैं। पहला, आप उसको कौन से क्षेत्र में पाल रहे हैं। जैसे अभी खराई नस्ल की बात करी, अगर आप खराई नस्ल को अगर यहाँ ला करके पालोगे तो उसको उपयुक्त बनने में बहुत समय लगेगा, वो यहाँ आकर के पलेगी नहीं। तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो नस्लें हैं, जैसे मैंने आपको बताई, उसको पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पालना चाहिए। और जो नस्लें हमारी इधर पश्चिमी राजस्थान की हैं उनको इधर। तो क्षेत्र का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि साइंस में भी कहा गया है कि जीनोटाइप और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है। अपना जीनोटाइप वो तभी अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करता है जब उसको उपयुक्त क्लाइमेट मिल जाए। क्लाइमेट नहीं होगा तो नुकसान होने की संभावना रहती है। इसके अलावा आप नस्ल को पाल किस लिए रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि नस्लें अलग अलग तरह की हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई सवारी ढोने के लिए, कोई कृषि कार्य के लिए, कोई दुग्ध उत्पादन के लिए। तो आपको दूसरा आपका क्या उद्देश्य है, उसके आधार पर आपको, अगर आप जैसलमेर क्षेत्र में रह रहे हैं और सम के धोरों के नजदीक रह रहे हैं, ऊँट सवारियां ही सवारियों के लिए ज्यादा आ रहे हैं, तो दूध वाली नस्ल ना पाल करके आप ऐसी नस्ल पाल लें जिसमें जो सवारी के लिए उपयुक्त हो। और अगर आपको दूध उत्पादन लेना है तो फिर जैसा मैंने आपको बताया, सिंधी, कच्छी, मेवाड़ी, इन नस्लों का चयन करें अपने क्षेत्र के हिसाब से। आपरे कहने मतलब वही है कि आपा ऊँट ने क्या भी पाल रहा है, अपन उद्देश्य का आपा पर्यटन की दृष्टि पाल रहा है या दूध पालन की दृष्टि पाल रहा है, अपन वो उद्देश्य जानना अपने बहुत जरूरी है। क्यों डॉक्टर साहब? जी साहब जी। तो डॉक्टर साहब कहवे है कि नस्लों के सुधार करने को भी नियम बनाया है। हालांकि आप बाहर के हो कि भाई ये नियम मैं लोग खुद ही बनाया है, तो सुनन में आ बात थोड़ी अटपटी लागे, पर मैं लोग जानना चाहवा कि नस्लों के सुधार में कई नियम है। आप नस्ल ने सुधारना चाहवा तो कई नियम लागू हुए हैं। जैसे मैं बता रहा था कि नस्लें तो आप लोगों ने ही बनाई हैं, ये बात सही है। करते 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 आप लोगों ने एक क्षेत्र के अंदर जो तैयार कर ली, वो एक नस्ल वहां की बन गई। लेकिन उस नस्ल को आप लोग पुराने पारंपरिक तरीके से ही पालते आ रहे हो। मेरे कहने का है कि थोड़ा वैज्ञानिक अगर ज्ञान हम लोग बढ़ाएं और उसी नस्ल के अंदर अब हम थोड़ी मेहनत और करें, तो वो नस्लें और ज्यादा सुधार लेकर के आ सकती हैं। किसी भी नस्ल को, चाहे ऊँट पालक हो, भेड़ पालक हो, पशुपालक कोई भी हो, नस्ल के सुधार करने के 2 मुख्य सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है चयन करने का। ठीक है सर। आप ऐसे, अभी तक तो मैं नस्लों के चयन के बारे में बता रहा था। अब एक नस्ल आपने पसंद करके रख ली कि भाई मैं इस नस्ल के टोला बनाना तैयार करूंगा। अब आप उसके पशुओं का कैसे चयन करेंगे, वो दूसरा मुख्य आधार है। कि ये जितना भी हमारा नस्ल सुधार कार्यक्रम है, ये 2 सिद्धांतों पर काम करता है। पहला सिद्धांत है चयन का सिद्धांत, ठीक है सर, और दूसरा सिद्धांत है छंटनी का। छंटनी भी उतनी ही जरूरी है जितना चयन जरूरी है। चयन का कहने का मेरा मतलब ये है कि आप ऐसे पशुओं को अपने रेवड़ में रखें जो अपने आपके एवरेज प्रोडक्शन से अच्छे हों। बढ़िया से बढ़िया जानवर को टोले के अंदर, सारे जानवरों को रखने की कोशिश मत करें। टोले को बढ़ाते समय आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो आप जिस उद्देश्य से पाल रहे हो उसके अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं, और वो आपके पूरे टोले के मुकाबले जो जानवर उत्तम है उनको आप अपने टोले के अंदर बनाए रखें। और जो जानवर आपके एवरेज परफॉर्मेंस से कमजोर हैं, चाहे वो हो सकता है किसी दूसरे ऊँट पालक के लिए वो जानवर अच्छे हों, लेकिन अगर वो आपके रेवड़ में अगर वो लो परफॉर्मर हैं, तो आप उनको धीरे 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 अपने टोले से हटाएं। और ना भी हटाएं तो कम से कम ये जरूर ध्यान रखें कि उसको अगली जनरेशन पैदा करने ना दें।
वाह उनको आप रोक करके वाह रखें। डॉक्टर साहब, तो वाह। चयन और छंटनी दो ध्यानपूर्वक बहुत करें। ध्यान रखने की बात है। तो डॉक्टर साहब अब देखो वक्त तो बहुत थोड़ो सो रहे हो है, एक छोटी सी बात और पूछनी चाहूँ कि पशुपालक भाई और बहनिया ने आप कई संदेश देवनो चाहो कि पशुओं में नस्ल सुधार की गंभीरता ने वे लोग समझ सके। कम हुकम शब्द में आप बताओ मेहरबानी। देखिए, मैं शुरू से एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि नस्ल सुधार के कार्यक्रम जो हैं वो अपनाने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप नस्ल सुधार करेंगे तो आपके रेवड़ के अंदर, आपके टोले के अंदर जो भी नस्ल सुधार होगा वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है सर। आज जैसे मैंने स्तंभों की बात करी, आप खिलाई पिलाई करोगे, अच्छा खिला दिया, जानवर का वजन बढ़ने लग जाएगा, दूध बढ़ने लग जाएगा। जब आपने खिलाना बंद किया तो उसका वजन वापस से नीचे गिरने लग जाएगा। ठीक है सर। लेकिन एक बार नस्ल सुधार का कार्यक्रम जो आपका नस्ल का जो सुधार हो गया वो आपके टोले में परमानेंट हो जाएगा। वो अगली जनरेशन से जनरेशन पास ऑन होता वाह रहेगा। डॉक्टर साहब। नस्ल सुधार धीरे धीरे होता है लेकिन परमानेंट हो जावे। तो भाई बहुत ही महत्व बातचीत आप बताई कि भाई नस्ल सुधार रो कार्यक्रम बहुत ही गंभीरता से माँ लोगा ने लेवनो चाहिए और वो काम बहुत धीरे धीरे शुरू हुए पर लंबो ताई चाले, दूर ताई चाले। तो भाई डॉक्टर आशीष चोपड़ा साहब बहुत ही चोखी जानकारी देवन वास्ते आप रो घणे मानसू आभार। तो ऊंटारी बाता में आज आप सुनियो सीनियर साइंटिस्ट CSWRI डॉक्टर आशीष चोपड़ा सु की गई आ महत्वपूर्ण बातचीत। विषय हो ऊंटा एवं अन्य पशुओं में नस्ल सुधार और इसु लाभ। तो भाई डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऊंट पालकों से बात करके। धन्यवाद सारो। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत राम राम। तो भाई आज मुख्य बातचीत रो विषय इतो ही। देखो आप बात करी दुधारू पशुओं की, फिर बात करी नस्ल सुधार की, और अब इतो ही कहना चाहूँ कि गाभिन पशुओं की विशेष देखभाल होनी चाहिए। गर्भ ने सुनिश्चित करने वास्ते चिकित्सक ने बीरो गर्भ परीक्षण समय रहता करवा लेना चाहिए और सभी गर्भवती पशुओं ने वैज्ञानिक तरीके खिलावनो पिलावनो चाहिए। हाँ, और ब्यारे सागे सागे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए। याद रखिया, गर्भवती पशुओं ने सबू अधिक देखभाल री आवश्यकता पड़े है। तो भाई देखो अब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर इशारो करे है कि कार्यक्रम रो वक्त पूरो हो गयो। तो इन कार्यक्रम रा संयोजक हा JP मीणा, प्रस्तुत करता ही मीनाक्षी मलिक, प्रस्तुति सहयोगी हा नवीन सिसोदिया, तकनीकी सहयोग मिलियो सुनील मित्तल जीरो और मैं ही मंदाकिनी जोशी। तो अब आज्ञा दिड़ाओ। मोखला मोखला राम राम, रामे राम सा राम राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।